हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत है मेरे हीट एंड मास की सेकेंड क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग इंटरमीडिएट डे पे हीट एंड मास और फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो अगर आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स की कल की क्लास नहीं देखी हो तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन में सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू गेट, आईएएस, एसएससी, जेई एंड इसरो। हर वीडियो के अंत में मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो गेट में, आईएएस में, एसएससी, जेई और इसरो में पूछे गए हों। सो इस वजह से आप लोगों को ये वीडियोस रिवीजन करने में भी मदद करे कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के टॉपिक्स में आते हैं और कब कब आते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का एक क्विक रिवीजन लेते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन की, और कंडक्शन को बहुत डिटेल में समझा था हम लोगों ने। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करी थी और कंडक्शन से बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया था। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग नए व्यूअर्स हो, तो उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बात करी थी पिछली बार कंडक्शन की। कंडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडक्शन मोस्टली एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो सॉलिड्स या मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स में होता है। सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर ये सॉलिड्स में और मेटल्स में होता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, वरना आप लोगों का हीट ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, दो चीजें होती है। एक होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर, जिसको आप लोग बोल सकते हो लेटिस एनर्जी ट्रांसफर, और दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दो तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहे थे। तो मैंने तब आप लोगों को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन से जो हीट ट्रांसफर होता है वो खाली 30% होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ये होता है 70%। तो हम लोगों ने वहां पे समझा था कि सॉलिड्स में और मेटल्स में ज्यादातर हीट ट्रांसफर होने का, बेसिकली मेटल्स में ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर होने का रीजन है वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वहां पे 70% जो हीट ट्रांसफर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और 30% जो होता है वो खाली वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर की वजह से होता है। और इसमें हम लोगों ने कुछ बात भी करी थी कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि नॉन मेटल्स में आप लोग बोल सकते हो कि वहां पे एनर्जी ट्रांसफर बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसी वजह से ओनली देर इज वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर और एल्स एनी अदर फॉर्म। तो हम लोगों ने नॉन मेटल में भी दो कैटेगरी देखी थी। एक थे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले थे, जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, और दूसरे थे एमोर्फस। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कोई एक्सेप्शनल केस जो था डायमंड। डायमंड की हीट ट्रांसफर हम लोगों ने देखी थी 2300 वॉट पर मीटर केल्विन, अराउंड 8 टाइम्स मोर देन द मोस्ट कंडक्टिव मेटल सिल्वर। सिल्वर की हीट कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती, पर डायमंड की उससे भी अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम 7 टू 8 टाइम्स ज्यादा आ रही थी। इसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमंड का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। मैंने आप लोगों को इमेज से बताया था। एमरफस में आ जाते हैं ग्लास और दूसरे नॉन मेटल्स, जिसकी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में करी थी। एक क्विक रिवीजन के तौर पे ये टेबल आप लोगों को याद रखना है। दिस इज द टेबल ऑफ द बुक ऑफ यूनिस सेंजल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस में देखी जाती है 0.1 के आसपास, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.1 से भी कम हो जाती है। गैसेस के बाद जो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है वो फिर होती है इंसुलेटर्स की। फाइबर्स, वुड, फोम्स, इनकी 0.5 के आसपास रहती है, पर 1 से कम रहती है। उसके बाद है लिक्विड्स। लिक्विड्स की भी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है, पर मर्क्यूरी एक एक्सेप्शनल केस है। मैंने आप लोगों को बताया था 8.2 के आसपास इसकी थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। लिक्विड्स के बाद आ जाते हैं नॉन मेटेलिक सॉलिड्स। नॉन मेटेलिक सॉलिड्स जो कि आप लोग ऐसे बोल सकते हो जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स, रॉक, फूड एंड रबर। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी मोस्टली 10 के आसपास रहती है, और कुछ रॉक और इन सब की 1 से भी कम होती जा रही है। ये लाइन से आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद है मेटेलिक अलॉयज। जो एलॉयज होंगे वो एल्यूमिनियम के अलॉय हो सकता है, मींस यहाँ पे कोई भी एल्यूमिनियम का अलॉय हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील और निक्रोन हो गए। तो इन सब की वैल्यू रहती है 10 से 100 के बीच में। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था कि अलॉयज होंगे तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी 10 टू 100। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी। यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर केल्विन। प्योर मेटल्स की बढ़ जाती है, इट गोज मोर देन 100। सिल्वर की जैसे हम लोगों ने देखी थी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक
430 420 या 430 के आसपास हम लोगों ने देखी थी। उसी तरह कॉपर की कुछ 390 या 400 के आसपास थी। आयरन की 80 हम लोगों ने देखी थी। स्टील की मैंने आप लोगों को बताया था 17 से लेके 35 तक। मैंगनीज की बहुत कम है, पर प्योर मेटल्स की आप लोग थर्मल कंडक्टिविटी का रेंज आप लोग याद रख सकते हो कि वो 100 से ज्यादा होती है। इतना फॉर बेसिक कंसीडरेशन। और सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शनल केस आते हैं नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स, जिसमें सबसे ऊपर है डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताई थी अप्रोक्सीमेटली 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। एक्सेप्शनल केस है, इसलिए याद रखना जरूरी है। सिलिकॉन कार्बाइड, बेरिलियम ऑक्साइड और क्वार्ट्ज, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स है। सो द इंक्रीजिंग रेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे पहले आएंगे गैस, इंसुलेटर्स, लिक्विड्स, ऑक्साइड्स, मेटल एलॉयज, प्योर मेटल्स एंड द लास्ट वन इज नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे रिलेटेड टू लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, जो अभी का हमारा टॉपिक है, जो पिछला वीडियो में आप लोगों के लिए पोस्ट नहीं कर पाया था। तो इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक साथ में कवर करूंगा। सबसे पहले कंडक्शन का जो लॉ है, इट इज गिवन बाय फोरियर, दैट इज नोन एज द फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। अब ये बोलता क्या है, देखिए यहाँ पे ही आप लोगों को, हम लोगों ने कोई भी एक वॉल ले लिया या स्लैब ले ली है जिसमें से हीट फ्लो हो रही है। इसकी कुछ भी मान लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है के, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे Q जो है, इट इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम स्लैब, ये साइड में अगर इसको बोलूं साइड ए से लेके साइड बी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो कंडक्शन इज गवर्न्ड बाय फोरियर्स लॉ। ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ गिवन डायरेक्शन। हाँ एक्चुअली चलिए इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहूँ। चलिए मैं अजम्पशंस आप लोगों को आगे ही बताऊंगा। तो यहाँ पे कहा जाता है दैट हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट और इट बिकम्स द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आप लोग इसको बोल दोगे यहाँ पे dt बाय dx। दैट मीन्स ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, मैंने आप लोगों को दो चीज बताई थी, एक होता है रेट और दूसरा होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब भी आएगा तो वहां पे आप लोग कुछ भी वैल्यू का चेंज देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डायरेक्शन, और यहाँ पे आप लोग देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ये मान रहा है that heat is flowing only in one direction and this is our x direction, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। So heat transfer, Fourier's law of heat transfer state that the rate of heat transfer is directly proportional to the temperature gradient and, आगे स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, is also directly proportional to the area of heat transfer perpendicular to the direction of heat transfer। एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, चलिए मैं ए तो लिख दूं, ऑफ हीट ट्रांसफर परपेंडिकुलर टू हीट ट्रांसफर। देखिए हीट ट्रांसफर यहां हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर एरिया कौन सा हो गया, जो यहां पे हम लोगों को नहीं दिख रहा है, मतलब इसके पैरेलल वाला। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि एरिया इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मैं इसको कंबाइन कर देना चाहूं, यहां पे आएगी माइनस की साइन। देखिए dt बाई डी एक्स हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ माइनस की साइन लेंगे। और क्यों लेंगे ये आप लोग लिख लीजिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों का डिस्टेंस बढ़ता है, याद रखिएगा, जैसे आप लोगों का डिस्टेंस बढ़ता है वैसे आप लोगों का टेम्परेचर डाउन होता है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल, कि जैसे जैसे आप लोगों का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का टेम्परेचर हीट फ्लो की वजह से कम होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐड की जाती है टेम्परेचर ग्रेडियंट में। इट इज इंपॉर्टेंट, और इसका रीजन है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर डिसाइड करने के लिए माइनस लगाई जाती है। क्लॉसिस इनइक्वालिटी में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यहाँ पे माइनस की साइन यूज करने का रीजन क्या है। बस अभी आप लोग इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस की साइन यूज करी हुई है बिकॉज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द टेम्परेचर विल डिक्रीज। अब हम लोग दोनों चीज को कंबाइन कर लेते तो हमारा बन जाएगा फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन दैट स्टेट दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू माइनस a इंटू dt बाई dx। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम लोगों को सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटानी है तो हम लोगों को कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट k माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। और ये k जो है इट इज थर्मल कंडक्टिविटी। हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात कर ली है पिछले वीडियो में,
और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दैट थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? देन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर मटेरियल थ्रू विच द हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है, इस वॉल जो है इसकी कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी और ये पूरे के पूरे सरफेस में इट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। तो दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, that the heat transfer is directly proportional to the temperature gradient and it is also directly proportional to the area of heat transfer perpendicular to the direction of heat transfer। जो दोनों की दोनों चीजों को मैंने कंबाइन कर दिया तो मुझे जनरल फॉर्म मिल जाता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लॉ को अलग अलग सरफेसेस पे अप्लाई करके देखेंगे, जैसे स्लैब में अप्लाई करेंगे, फिर कंपोसाइट स्लैब में अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे सिलेंडर में, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोसाइट स्पीयर में, और इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स अप्लाई द फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन टू अ स्लैब। आप लोग इसको वॉल या स्लैब कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी, हम लोगों को अगर कोई भी स्टडी चालू करनी होती है तो सबसे पहले हम लोगों को अजम्पशंस पढ़ने पड़ते हैं। अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में यू कैन बी आस्क्ड द अजम्पशंस। तो चलिए पहले हम लोग अजम्पशंस की बात कर लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत इजी से अजम्पशंस है, आप लोग इजीली इसको याद रख सकते हो। The first assumption is there is steady state heat transfer। heat transfer जो है वो कैसा है? it is of steady state। ये क्या है मतलब भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। steady state heat transfer कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है आप लोगों के टेम्परेचर में। मींस टाइम इज इंडिपेंडेंट, सॉरी टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब टाइम के साथ कोई भी तरीके से आप लोगों का टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। ये हम लोगों ने अजम्पशन माना है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी हॉट सरफेस को एटमॉस्फेयर में रख दो तो थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली वो ठंडा होने लगता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट अजम्पशन दैट द हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस इज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। सेकेंड की बात करें तो हम लोगों ने ऐसा माना है दैट देयर इज वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। कैसा हीट कंडक्शन है? वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन का मतलब ये है, मैंने आप लोगों को बताया दैट Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। हम लोगों ने टेम्परेचर ग्रेडियंट जो लिया वो x डायरेक्शन में लिया, मतलब इन दिस डायरेक्शन द आइडियल हीट फ्लो डायरेक्शन। बट ऑब्वियसली बात है हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, यू कैन से z एंड दिस डायरेक्शन ऑल्सो y, जो कि हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। वी आर कंसीडरिंग ओनली इट एज अ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन टू मेक अवर एनालिसिस इजियर। तो ये भी एक सेकेंड अजम्पशन है कि हम लोगों ने इसमें वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर माना है। तो यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशन है आप लोगों को याद रखना है। अगर x 0 है तो आप लोगों का टेम्परेचर होगा T1, मतलब ये पॉइंट पे जहां पे आप लोगों की थिकनेस 0 है ये टेम्परेचर हो जाएगा आप लोगों का T1। इसी तरह जब आप लोगों का x जो है वो L जितना हो जाएगा, L हम लोगों ने इसकी विड्थ मानी, आप लोग थिकनेस भी बोल सकते हो, तो आप लोगों का टेम्परेचर विल बी T2। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर हो जाएगा T2। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, कभी कभी कोई इंटीग्रेशन करना हो तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। थर्ड में बात करूं, K की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में भी बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हम लोगों ने ऐसा माना है कि पूरे के पूरे सरफेस पे, पूरे के पूरे मटेरियल में इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। एंड द लास्ट वन इज देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन थ्रू आउट द स्लैब। स्लैब के अंदर कोई भी तरीके का हीट जनरेशन नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चारों के चारों असम्पशन आप लोगों को याद रखने। द फर्स्ट वन इज देयर इज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, that means time is temperature is independent of time। second one is one dimensional heat conduction जहां पे हम लोगों ने boundary condition के बारे में बात करी। third one is the K value, the value of thermal conductivity is constant throughout the material, and the last one is there is no internal heat generation throughout the slab। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे, मैं इसको स्लाइड को क्लीन कर दूंगा। हम लोगों ने पढ़ा था that Q is equals to minus के ए डी टी बाय डी एक्स। तो यहाँ पे जब मैं सारी की सारी कंसिडरेशन देखूं तो यहाँ पे माइनस के तो मेरा कांस्टेंट है, और एरिया भी सेम है जो हमारा वॉल का एरिया होगा। मतलब आप इस फिगर में देख सकते हैं ये वाला एरिया इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह मैं ए लिख दूंगा, और टेम्परेचर डिफरेंस में ऐसा लिख सकता हूँ कि T2 माइनस सॉरी T1 माइनस T2 हायर टू लोअर T1 माइनस T2, और नीचे x की जगह में लिख सकता हूँ L। दैट मीन्स ये लॉ शॉर्ट में बन जाएगा
माइनस के ए, जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट। क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को समझने में बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। माइनस के ए डेल्टा टी, ये आप लोग डी टी अब नहीं लिख सकते यहाँ पे, अपॉन एल। सो दिस बिकम्स योर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू अ स्लैब। आप लोगों को बहुत बार ये फॉर्मूला एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, दैट क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन थिकनेस दैट इज एल। आप लोग इसमें फॉर्मूला पुट करके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं दैट हाउ मच इज द हीट फ्लो क्यू। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एक एनालॉगी की। देखिए बहुत बार क्या होता है, हमारा एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है अगर हम लोग हीट ट्रांसफर को इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के साथ कंपेयर कर लें। हीट ट्रांसफर को इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के साथ कंपेयर कर ले, ओम्स लॉ के बारे में बात कर ले, तो हम लोगों को पता है जनरलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, जहां पे V बन जाता है हमारा वोल्टेज डिफरेंस। ये वोल्टेज का डिफरेंस होगा, इसलिए डेल्टा V लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं आप लोगों को इसका रीजन बताऊंगा। I बन जाएगा आप लोगों का करंट, और जो R बन जाता है दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये क्या बन जाता है आप लोगों का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आप लोगों को इसको कंपेयर करना है हमारे इस इक्वेशन के साथ, दैट Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी यहाँ पे अपॉन एल। तो आप लोगों को इसके साथ कंपेयर करना है हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन के साथ। तो देखिए बहुत इजी लॉजिकल बात है कि डेल्टा वाले टर्म्स एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है दैट डेल्टा वी इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू डेल्टा टी। डेल्टा वाले टर्म्स एक हो गए। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिफरेंस की बात करें, देखिए एक सर्किट में जब V1 से V2 वोल्टेज का फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन V2। और इसी तरह यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का भी समझ सकते हैं, यहाँ पे T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा, सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। बेसिक सी बात है। हम लोग इस फिगर को देखें तो यहाँ पे जो होगा, इस एनालॉगी को हम लोग समझे तो इसके साथ हम लोगों को खाली कंपेयर करना है इसको। तो ये डेल्टा वाले टर्म सेम हो गए। तो यहां से मैं डेल्टा टी की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगी, Q इंटू एल। मैं लिख लेता हूं Q इन एक्स डायरेक्शन इंटू एल अपॉन ए के, Q इंटू एल अपॉन ए के। और यहां से मैं अगर ऐसा बोलूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आई इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे अब आप लोग दूसरी चीज को कंपेयर करना चाहो तो क्या क्या चीजों को कंपेयर कर सकते हो, दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा टी। एक बात तो समझ में आ गई, आई विल बी इक्वल टू क्यू एक्स, आई विल बी इक्वल टू क्यू एक्स। और इसी तरह हमारा अगर यहाँ पे हम लोग आर थर्मल बनाना चाहें तो देखिए क्यू एक्स हो गया, डेल्टा टी हो गया, बाकी का टर्म मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों का एल जो है, अगर मैं इसको एल अपॉन ए के एक टर्म बना दूं तो ये बन जाएगा आप लोगों का एल अपॉन ए के, ये बन जाएगा आप लोगों का थर्मल रेजिस्टेंस। मैं आप लोगों को आगे जाके इसको डिटेल में बताऊंगा। सो दिस इज द कंपैरिजन विद द, आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनालॉगी। जब हम लोग कंपोजिट सेक्शंस में बात करेंगे ना, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये बन जाएगा आप लोगों का एल इलेक्ट्रिकल के साथ हम लोगों ने रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल के साथ कंपेयर किया तो थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाता है एल अपॉन ए के। सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, मैं आगे जाके आप लोगों को बता देना चाहूंगा दैट आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोगों का जो ये होता है आर थर्मल जो होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आप लोग इससे उल्टा भी याद रख सकते हो। चलिए मैं इसको आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा, अभी खाली आप लोग इतना याद रख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल एनालॉगी के साथ। बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना है दैट वोल्टेज इज इक्वल टू डायरेक्ट चेंज इन टेम्परेचर, करंट इज इक्वल टू हीट फ्लो, एंड आप लोगों का आर थर्मल बन जाएगा एल अपॉन ए के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कंडक्शन और कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोसाइट वॉल या कंपोसाइट स्लैब। अब देखिए अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बोला था दैट क्यू थ्रू अ वॉल इज इक्वल टू के ए डेल टी बाय डेल एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने उसको बोला था एल। ओके, तब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, तो बाकी वैल्यू को नीचे जान दू तो ये डेल्टा टी अपॉन एल, और ए के को नीचे ले लू तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो एल अपॉन ए के जो होता है ना, दिस ऑलवेज बिकम्स माय आर थर्मल। मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में एक बात बताई थी दैट आर थर्मल, मैंने शायद गलत लिखा होगा, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन क्यू। हमेशा याद रखिए आर थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन क्यू। क्यों? क्योंकि बिकॉज आर इलेक्ट्रिकल
इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आई। देखिए कंपैरिजन करने का फायदा है, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्यू एंड डेल्टा वोल्टेज इज इक्वल टू डेल्टा टेम्परेचर। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चल दी गई कि एल अपॉन ए के इज ऑलवेज माई आर थर्मल। एल अपॉन ए के मेरा क्या बन जाता है, आर थर्मल। अब ये क्यू वॉल तो हो गया, अब हमारे पास दो अलग अलग वॉल है जिनकी दो अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है और दो अलग अलग थिकनेस है L1 और L2। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करना चाहूं तो मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा क्यू ऑफ कंपोसाइट वॉल विल बी इक्वल टू, देखिए जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही लॉजिक लगाना है, उससे ज्यादा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट द हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा T1 एंड राइट द लोएस्ट टेम्परेचर। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ फिगर में, इंटरमीडिएट टेम्परेचर को T2 रखते हैं और लास्ट वाले टेम्परेचर को T3। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T3, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन योर थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल 1। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल 1 कितना हो जाएगा, L अपॉन A K1, A1 K1 प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल 2, ये हो जाएगा L2 अपॉन A2 K2। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, इससे आसान कुछ है नहीं। और अगर तीसरी वॉल होती तो यहाँ पे मैं तीसरा ऐड कर देता L3 अपॉन A3 K3 और टेम्परेचर इस हिसाब से चेंज कर देता यहाँ पे। और दूसरी बात देखिए एरिया भी कॉमन है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि T1 माइनस T3 अपॉन L1 अपॉन A K1 प्लस L2 अपॉन A K2। So this is the heat transfer through a composite wall through conduction as per the Fourier's law of conduction। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देखें तो स्लोप जो है वो पहली वॉल का ज्यादा है कंपेयर टू दूसरी वॉल है। कुछ बेसिक सी हम लोग अगर बात कर लें, ऐसा मानते हैं कि स्लोप अगर पहली वॉल का ज्यादा है, यहाँ पे तो खैर फिगर में दूसरी वॉल का थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट हम लोग ऐसा मानते हैं that temperature gradient of wall 1 dt by dx of 1 is greater than, अगर आप लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हो dt by dx of 2, मतलब फर्स्ट वॉल का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो सेकेंड वॉल से ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे जहां पे भी आप लोगों का स्लोप ज्यादा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ स्लोप इज मोर तो आप लोगों के k की वैल्यू जो होगी वो लेस होगी। जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी k की वैल्यू कम होगी, जिसका स्लोप लेस है उसकी k की वैल्यू होगी ज्यादा। कहने का मतलब ये है, इसी इक्वेशन से देखें यहाँ पे आप लोग कि एरिया और एल को कांस्टेंट मान लो तो आप लोगों का जो डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के टेम्परेचर ग्रेडियंट। आप लोग ऐसा बोल सकते हो डी टी बाई डी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। याद रखिए हमेशा टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, मतलब जो वॉल का स्लोप ज्यादा होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, जो वॉल का स्लोप कम होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखें तो स्लोप जो है वो सेकेंड वॉल का ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू फर्स्ट वॉल। यहाँ पे आप लोग बना देना चाहो तो ये आप लोगों का स्लोप बन जाएगा और ये इसका स्लोप बन जाएगा। तो सेकेंड वॉल का स्लोप ज्यादा है, सेकेंड वॉल का स्लोप ज्यादा है, दैट मींस K2 विल बी लेस देन K1, K1 ज्यादा होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल 1 विल बी मोर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल 2। इससे उल्टा केस भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गेट और आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये कांसेप्ट मगज में बिठा लीजिए कि जो भी वॉल का स्लोप मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी, और जो भी वॉल का स्लोप मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। चलिए, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडक्शन थ्रू होलो सिलेंडर, या आप लोग बोल सकते हो अभी खाली सिलेंडर। तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें हम लोगों को समझ नहीं होती कि जब हम लोग सिलेंडर और ऐसे सरफेस की बात करते हैं तो हम लोग जब हीट फ्लो जो लेते हैं ना वो उसका सरफेस एरिया लेते हैं। ये जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, हम लोग उसका सरफेस एरिया लेंगे। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया हो जाता है वो हो जाता है 2πRL। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दैट द एरिया फॉर द सिलेंडर बिकम्स 2πRL। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं, पहले जनरलाइज हमारा लॉ लिख दूं, तो Q इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पे सेंटर से हम लोगों ने ऐसा माना है कि अंदर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर है T1, ये देख रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पे आउटर सरफेस पे जो टेम्परेचर है T2, अंदर फ्लूइड का टेम्परेचर, मतलब इस पूरे के पूरे सरफेस पे ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा। और इंटरनल रेडियस हो गया R2, एक्सटर्नल सॉरी R1 और एक्सटर्नल रेडियस हो गया R2। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग कैसे हीट ट्रांसफर निकालेंगे थ्रू अ होलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर हो ही नहीं सकता और रॉड बन जाती है। कोई मेरे को पूछना मत सर सॉलिड सिलेंडर क्यों नहीं बताया,
सो दिस बिकम्स, हम लोग एरिया की वैल्यू डाल दे तो माइनस के ए की जगह अब मैं लिख दूं 2 पाई आर एल डी टी बाय, अब डी एक्स की जगह आ जाएगा डी आर, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है ना, हम लोगों ने इस रेडियस के थ्रू माना है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, तो डी एक्स की जगह आ जाएगा डी आर। अब आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि वैल्यूज को थोड़ा हम लोग वेरिएबल सेपरेट्स कर लेते, हम लोग मैथ्स में करते हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स में आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड किया होगा कुछ इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा Q, और डी आर को इधर ले जाएं और R को ले लें, तो डी आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई एल के, सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, R1 टू R2 और टेम्परेचर T1 टू T2। ये तो आप लोगों को पता ही है, लिमिट हम लोगों ने पहले यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन इस फिगर के ऊपर डिफाइन कर दी है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर, मैं एल एन लिख देता हूँ, ये बन जाएगा क्यू एल एन आर, यहाँ पे आर आ जाएगा, लिमिट R1 टू R2, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, खाली टी, तो ये हो जाएगा टी T1 टू T2। दैट मीन्स ये बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू, अब मैं एल एन वाली वैल्यू को नीचे ले लेता हूं, माइनस 2 पाई के एल डेल्टा टी, मतलब ये हो जाएगा T1, मैंने एक्चुअली लिमिट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी मुझे, T2 टू T1, उल्टी लिमिट लिख दी है क्योंकि हमेशा हम लोगों को हायर टेम्परेचर ऊपर चाहिए, तो ये हो जाएगा T2 टू T1, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, वरना आंसर आप लोगों का माइनस में आने लगेगा, अपॉन ये हो जाएगा आप लोगों का log R2 अपॉन R1, क्योंकि log का फिर माइनस करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, log की प्रॉपर्टी आप लोग अप्लाई करके चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ रेडियल हीट ट्रांसफर थ्रू द होलो सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो वापस रिप्ले करके देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई पूछेगा कि सर यहाँ पे आर थर्मल कोई मुझे निकाल के बता दो, आर थर्मल क्या होता है, तो बहुत इजी सी बात है, डेल्टा टी के अलावा जो भी वैल्यू है उसको नीचे जान दो, तो आर थर्मल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पे आप लोग डेल्टा टी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि एल एन R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय जो भी ऊपर की वैल्यू है वो डिवाइड में ले जाओ 2 पाई के एल, बहुत इजी सा फॉर्मूला है आर थर्मल का, मैं इस फॉर्मूला को याद रख के आर थर्मल हमेशा निकालता हूँ क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस बहुत 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 बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब आगे में हम लोग बात कर लेते हैं स्पीयर की। स्पीयर से पहले मैं आप लोगों को एक केस समझा देना चाहूंगा कंपोसाइट सिलेंडर का। कंपोसाइट सिलेंडर का मैं यहाँ पे इमेज नहीं डाल पाया, मैं आप लोगों को जैसे भी हो सके उसको बना के बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक थर्ड सरफेस और ऐड कर दिया, बहुत ड्राइंग खराब है मेरी, बट यू शुड मैनेज विद दैट, आप लोगों को खाली समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तीसरा सरफेस और एक ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे टेम्परेचर हम मान लेते हैं T3 और उसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R3। तो देखिए जब भी आप लोगों को तीन सरफेस दे दिए जाए ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है कि क्यू थर्मल आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की वैल्यू निकाल लीजिए डेल्टा टी के T1 माइनस T3, मतलब आप लोगों का हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोअर मोस्ट टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर मोस्ट टेम्परेचर, आप लोग पहले तो ये कर लीजिए। और ये करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनालॉगी से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है इसको, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी से। इलेक्ट्रिकल एनालॉगी से किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, देखिए आप लोग क्या होगा, सबसे पहले T1 से लेके T2 सॉरी T1 से लेके T2 तक वहां पे होगा फर्स्ट हीट कंडक्शन, मतलब यहाँ पे इतने लेयर में इस मटेरियल की मान लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी K1 और बाहर वाले मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो यहाँ पे आप लोगों का आर थर्मल क्या हो जाएगा, log R2 by R1 अपॉन 2 पाई K1L। इसी तरह T2 से लेके T3 तक, ये मटेरियल के लिए जो मैंने बहुत खराब ड्राइंग बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, बट आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आर थर्मल निकालना चाहें तो आर थर्मल कैसे निकलेगा, अब ये हो जाएगा log R3 by R2 अपॉन 2 पाई K2 L, L तो सेम है, तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है,
दैट Q थर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन रेजिस्टेंस, वैल्यू डाल दे तो ये बन जाएगा ln R2 by R1 अपॉन 2 पाई K1L प्लस ln R3 by R2 2 पाई K2L। और अगर इसी तरह तीसरा सरफेस ऐड हो जाए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ln उसका रेडियस R4 टू R3 अगर ऐड हो जाए तो अपॉन 2 पाई K3L। न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, आप लोगों को फिगर दे सकते हैं कि भाई इसका आप लोग कंडक्शन बता दो फॉर्मूला थ्रू अ होलो सिलेंडर, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ज्यादातर यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप लोग। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार शांति से इसको वापस देखिए। देखिए हर तरीके से हम लोग जब विजुअल लर्निंग की बात करते हैं जहाँ पे आप लोगों को डाउट्स पूछने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम लोगों से कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो वैसे तो, पर इसमें क्या होता है कभी भी एक वीडियो को एक बार देखें पूरा शांति से, उसके बाद दूसरी बार उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें और तीसरी बार फिर उसको वहां पे लिखने की कोशिश करें वीडियो को देखते हुए आप लोगों ने क्या क्या सीखा। दिस मेक्स योर विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्गर। ये मैं हमेशा बोलते हूँ कि इस तरीके से पढ़ाई करनी आप लोगों को चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रेडियल कंडक्शन थ्रू अ होलो स्फीयर। यहाँ पे मैं भूल से स्फीयर की फोटो डाल दी है पर अब हम लोग मान लेते हैं ये होलो स्फीयर है। ठीक है, ये होलो स्फीयर मैंने बना दिया, दो रेडियस है, अंदर वाला रेडियस है हम लोग मान लेते हैं R1 और बाहर वाला रेडियस R2। अंदर टेम्परेचर होगा T1, बाहर टेम्परेचर होगा T2। तो यहाँ पे आप लोगों का एरिया ऑफ स्पीयर आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा सरफेस एरिया जो होता है स्पीयर का दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर याद रखना है आप लोगों को इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू यही हो जाएगा वापिस के डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। अभी तो हम लोग नॉर्मल उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग चलिए इससे मत जाइए, मैं यहाँ पे इससे आप लोगों को नहीं जाने दूंगा, ये कंफ्यूज कर दो कि कंपोसाइट में ये फॉर्मूला अप्लाई करना आप लोग, वरना आप लोग गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे आप लोग फोरियर लॉ से ही जाइए तो दैट विल बी बेटर वे। तो ये हो जाएगा माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। सो यहाँ पे माइनस के एरिया क्या लिखेंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dt मतलब क्या हो जाएगा ऑब्वियसली यहाँ पे dt हम लोग इंटीग्रेशन करने में यूज करेंगे अपॉन डी आर। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी, इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा q इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई के। आप लोगों को सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लेने, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, एंड इंटीग्रेशन डेल्टा टी। तो 1/r² का आप लोगों को इंटीग्रेशन करना ही होता है, ये r-2 हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r ये हो जाएगा लिमिट r1 टू r2 यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिट आप लोगों को ध्यान रखना है T2 टू T1 ना कि T1 टू T2। मैंने आप लोगों को सिलेंडर के टाइम पे बता दिया ये रीजन। तो ये बन जाएगा Q और बन जाएगा आप लोगों का ये 1 अपॉन माइनस बार रहेगा R लिमिट R1 टू R2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 पाई के T2 माइनस T1। डायरेक्टली मैंने इसका आंसर लिख दिया। अब इसका आंसर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये बनता है जाएगा Q इंटू -1 अपॉन R1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R2। बेसिक चीज है, तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बार R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। माइनस की साइन अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस Q, माइनस की साइन अंदर जान देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस R2 माइनस R1। माइनस की साइन चलिए बाहर ही रहने दीजिए, इसको हम लोग रबी कर देते हैं, आप लोग फिर गड़बड़ करते हो बहुत ज्यादा, मुझे पता ही है। लेट्स नॉट गो टू दिस स्टेप। आगे की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस आप लोगों को, अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा -4 पाई के T2 माइनस T1। ये वैल्यू को नीचे जान दे तो माइनस के साथ जान दे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आप लोगों का 4 पाई के T2 माइनस T1, ये नीचे चली जाएगी R2 माइनस R1 साइन चेंज हो जाएगी अपॉन R1 R2। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस बिकम्स योर अल्टीमेट फॉर्मूला। वहां पे हम लोगों ने माइनस के साथ इसकी साइन चेंज कर दी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इतना जो ये बन रहा है यहाँ पे, अब हम लोगों को इसका आर थर्मल निकालना हो तो मैंने क्या बोला है आप लोगों को
कि नीचे वाली वैल्यू पहले लिख लीजिए R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 इंटू ऊपर जो भी है 4 पाई के। तो ये बन जाएगा आप लोगों का आर थर्मल। आर थर्मल निकालना बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह हम लोग बात कर ले कंपोजिट स्पीयर की। कंपोजिट स्पीयर का मैं यहीं पे आप लोगों को समझा दूंगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो यहाँ पे कंपोजिट स्पीयर क्या हो जाएगा, ऐसा एक स्पीयर है, उसके ऊपर दूसरा स्पीयर और उसके ऊपर तीसरा स्पीयर। R1 ये हो गया R1, ये R2, ये R3। टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 एंड टेम्परेचर T3। तो यहाँ पे आप लोगों को Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल, इस फॉर्मूला से आगे बढ़ना है। तो ये बन जाएगा डेल्टा टी मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर T1 माइनस लोएस्ट टेम्परेचर T3 अपॉन आर थर्मल फॉर फर्स्ट सेक्शन, इतनों के लिए, यहाँ के लिए। तो ये बन जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K1 R1 R2 प्लस R3 माइनस R2 सेकेंड लेयर के लिए ये वाली 4 पाई के टू R2 R3। और इससे अगर एक और सरफेस ऐड हो जाता तो ये हो जाता R4 माइनस R3 अपॉन 4 पाई K3 R3 R4। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसरो में तो बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं और एक आध न्यूमेरिकल भी दे देते हैं इससे रिलेटेड। सो हम लोगों ने सारे के सारे मोड्स पढ़ लिए, मींस कंडक्शन के सारे टाइप्स पढ़ लिए। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को रिवाइंड करके जरूर जरूर देखिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। और स्टूडेंट्स ज्यादातर गड़बड़ यहाँ पे ही करते हैं। चलिए लेट्स नाउ टॉक अबाउट हाउ कंडक्शन। मैंने एक इमेज डाल दी थी बीच में आप लोगों को समझाने के लिए किस तरीके से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है, ये आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से कन्वेक्शन के ऊपर। कन्वेक्शन है क्या? कन्वेक्शन अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसफर है, दैट अकर्स, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। यहाँ पे आप लोगों को ये लिखना जरूरी है। बिटवीन अ सॉलिड सरफेस, वर्ड्स को समझिए, बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड एन एडजेसेंट लिक्विड और गैस, मतलब एडजेसेंट फ्लूइड के साथ, मतलब एक सॉलिड सरफेस है और उसके ऊपर कोई भी एडजेसेंट फ्लूइड या एडजेसेंट गैस या लिक्विड उसके ऊपर फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे अगली लाइन पढ़े, इट इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन। दो चीजें होती है, एक कंडक्शन तो होता ही है और साथ में फ्लूइड मोशन होता है, दैट इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग द थर्मल एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड मतलब याद रखिए, गर्म सरफेस के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, फ्लूइड या गैस के, तभी हम लोग उसको कन्वेक्शन बोलेंगे। छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स फ्लो करके तो हम लोग उसको कन्वेक्शन नहीं बोल सकते। देयर शुड बी अ मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड। याद रखना है आप लोगों को, मैं वापस डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं, दैट कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड सरफेस and an adjacent fluid that involves the combined effect of conduction and fluid motion associated with the macroscopic bulk motion of fluid transporting the thermal energy। बहुत ज्यादा molecules का flow होगा तभी तभी we can say that it is a heat transfer due to convection। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एक हॉट ब्लॉक है जिसका मान लेते हैं टेम्परेचर Ts है, और यहाँ पे दूसरी एयर फ्लो कर रही है। तो देखिए जैसे एयर नीचे नीचे फ्लो करती जा रही है, तो वहां पे नीचे जहां पे वो हॉट सरफेस के कांटेक्ट में है वहां पे उसका टेम्परेचर जो है मैक्सिमम है, और ऊपर जाते 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 टेम्परेचर उसका कम होता जाता है। तो ये हम लोगों को समझाता है कि जहां पे एक सॉलिड सरफेस के ऊपर एक लिक्विड या गैस फ्लो करे तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको आप लोगों को समझना है तो आप लोग हमेशा याद रखिए, आप लोग चाय पीते होंगे, आप लोगों ने चाय का कप एटमॉस्फेयर में रख दिया तो वो एक्चुअली नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि चाय के कप में अंदर तो कंडक्शन का फिनोमिना हो रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि वहां पे वो कप गर्म होता जा रहा है, उसके अंदर का सरफेस गर्म हुआ, फिर उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो गई उसके बाहर के सरफेस पे। अब उसका बाहर का सरफेस ठंडा कैसे होगा, तो वहां पे वो होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ सराउंडिंग एयर। आजू बाजू की हवा की वजह से जो एयर फ्लो करेगी तो वो उस कप की गर्मी को लेती जाएगी, और कप की गर्मी को लेने की वजह से वो एयर गर्म हो जाएगी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, थोड़ी सी एयर गर्म हो जाएगी, पर आप लोगों के कप का टेम्परेचर कम हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। दूसरा, आप लोगों की बॉडी में, जब आप लोगों का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब आप लोगों को पसीना आने लगता है, यू परस्पिरेट। आप लोग का परस्पिरेशन जो होता है, तो आजू बाजू जब एयर फ्लो कर रही होगी, आप लोगों को बहुत पसीना आता है, तो आप लोग पंखा ऑन करते हो। पंखा ऑन क्या करता है, इट
इनेबल्स द मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन, बहुत ज्यादा स्पीड में एयर फ्लो करने लगती है आपकी बॉडी के ऊपर, और वो एयर फ्लो करते करते उस पसीने की गर्मी को ले जाती है। इट टेक्स अवे द हीट एनर्जी, द थर्मल एनर्जी दैट इज थ्रू द इवोपरेशन ऑफ योर पर्सपिरेशन। तो ये आप लोगों को समझना है, दीज आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ये भी कुछ इस तरीके से, इसको मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। मैंने इमेज डाली थी, आई थिंक यू विल कमेंट मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे इसकी, अभी नहीं बात करते हैं। नाउ द गवर्निंग लॉ, जैसे हम लोगों ने कंडक्शन का पढ़ा, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, इसी तरह कन्वेक्शन का लॉ दिया गया है न्यूटन्स के द्वारा, दैट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये लॉ बोलता क्या है? This law states that the rate of heat transfer Q is directly proportional the rate of heat transfer by convection between the solid body and the surrounding। यहाँ पे मैं अगर इमेज बनाना चाहूं तो ये मान लीजिए एक सॉलिड बॉडी है, ये एक ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से पड़ा है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है Ts और इसके ऊपर एयर फ्लो कर रही है, इसके ऊपर एयर फ्लो कर रही है। इसका मान लीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर है T इंफिनिटी। हम लोगों ने कितना मान लिया? इसका टेम्परेचर है T इंफिनिटी। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन बिटवीन अ सॉलिड बॉडी एंड द सराउंडिंग फ्लूइड is directly proportional to the area that is exposed or the area of contact। ये exposed area है, देखिए इतने एरिया के साथ ही एयर कांटेक्ट में आएगी, तो ये हम लोग एरिया मान लेते हैं AS है, सरफेस एरिया। सो Q is directly proportional to AS। हमेशा याद रखिए, लिखा हो या ना हो, दैट बट Q इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये मेंशन्ड हो या नहीं हो, पर ये हमेशा आप लोगों को समझने में होना चाहिए, क्योंकि हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के बिना इट इज इम्पॉसिबल। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो डेल्टा T का मतलब ये है, मैं ये भी लिख सकता हूं कि TS हाई टेम्परेचर माइनस T इंफिनिटी दैट इज द लो टेम्परेचर। तो दिस बिकम्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TS माइनस T इंफिनिटी। सो अगर दोनों चीज को ऐड करें तो ये बन जाएगा Q इज प्रोपोर्शनल टू AS TS माइनस T इंफिनिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो हम लोगों को मिलता है H। Q इज इक्वल टू HAS TS माइनस T इंफिनिटी। तो ये H है क्या? द H इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। एंड रिमेंबर H इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। जैसे आप लोगों का जो K है, थर्मल कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट H द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसी तरह अगर आर थर्मल कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस आप लोग निकालना चाहो, तो कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहूँ। इसी लॉ के साथ हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है दैट आर थर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन क्यू। तो यहां से अगर आप लोग निकालना चाहो तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? डेल्टा टी अपॉन क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन से, तो डेल्टा टी अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन HAS। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दिस बिकम्स योर थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन। आर थर्मल ड्यू टू कन्वेक्शन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों को अगले वीडियो में कंबाइंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी निकालना सिखाऊंगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हम लोग कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सो दिस इज आर कन्वेक्शन। कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं है, इस वजह से आप लोगों को याद रखना है। फ्री कन्वेक्शन थ्रू द गैस, उसकी वैल्यू 2 to 25 यूनिट। देखिए वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन होगा, यहाँ पे के भी लिख सकते हैं आप लोग। के का जो यूनिट था वो था वॉट पर मीटर केल्विन। फिर है फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड 10 to 1000, फोर्स्ड कन्वेक्शन ऑफ गैस 2 to 250, फोर्स्ड कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड 50 to यू कैन से 2500। उसके बाद है कंडेंस बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन 2500 to 1 लाख। ये वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी, कभी कभी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। और आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, वेपर टू लिक्विड जो कंडेंसेशन होता है, वेपर से लिक्विड जो कंडेंसेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 3000 से लेके 25,000 तक। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, इतनी वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है। चलिए लेट्स मूव इट टू द लास्ट फॉर्म, दैट इज योर रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेडिएशन क्या बोलता है? दैट रेडिएशन इज देन एनर्जी इमिटेड बाय द मैटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए एक बेसिक सी बात है, रेडिएशन का लॉ जब बना था तब स्टीफन बोल्ट्जमैन ने लॉ दिया था, उसने ऐसा बोला था कि कोई भी बॉडी जो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे नहीं है,
कोई भी बॉडी दैट इज नॉट ऑन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या आप लोग बोल सकते हो थर्मल रेडिएशन। कोई भी तरीके से टेम्परेचर के ऊपर मतलब 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो भी बॉडी होगी इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और थर्मल एनर्जी बट विदाउट एनी मीडिया। जब भी हम लोग रेडिएशन की बात करते हैं तो ये बात हम लोगों को समझनी होती है दैट रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। सन की जो एनर्जी वेव्स है वो अर्थ तक आती है, किस वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। वहां पे स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है फिर भी वो अर्थ तक पहुंच जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन इज द एनर्जी एमिटेड बाय द मैटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द फोटोन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो आप लोग बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। Every body above the 0 degree Kelvin temperature, 0 Kelvin temperature will emit the radiation that will be proportional to the temperature of that body। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी तरह जब आप लोगों ने बात करी किसकी, रेडिएशन की, तो हम लोगों को लॉ के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो लॉ ऑफ रेडिएशन जिसको हम लोग कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये क्या बोलता है ये आप लोगों को समझना है। द मैक्सिमम रेट ऑफ रेडिएशन दैट कैन बी एमिटेड बाय अ सरफेस, याद रखिए द मैक्सिमम रेट ऑफ रेडिएशन दैट कैन बी एमिटेड बाय अ सरफेस, दिस इज गिवन बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये बोलता है दैट क्यू एमिशन इज इक्वल्स टू सिग्मा ए s t raised to the power 4। That means the heat transfer is directly proportional to the fourth power of temperature difference। Q is directly proportional to the fourth power of temperature difference where sigma is your Stefan Boltzmann constant। यहाँ पे constant आ गया, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू दी पावर 4। केल्विन रेज टू दी पावर 4 क्योंकि इसका यूनिट कैसे निकलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन AST4। ये आप लोग देखे तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू दी पावर 4। बेसिक सा फंडा है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज फॉर द ब्लैक बॉडी। किसके लिए है ये? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है, विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल इन रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है ना, एमिसिविटी इज ऑलवेज 1। तो अगर ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई भी ग्रे बॉडी है, तो आप लोगों की इक्वेशन चेंज हो जाएगी दैट Q इज इक्वल्स टू एमिसिविटी इनटू सिग्मा AS T रेज टू दी पावर 4। तो यहाँ पे एमिसिविटी क्या है कि बॉडी में से कितनी एमिसिविटी निकलती है, और एमिसिविटी की वैल्यू रहती है फ्रॉम 0 to 1। फॉर ब्लैक बॉडी इट इज 1 एंड फॉर एनी व्हाइट बॉडी इट विल बी 0, मतलब कुछ भी एमिट नहीं करेगी उसके लिए 0 होगी। और इसकी जो वैल्यू रहेगी 0 से 1 कोई भी नॉर्मल बॉडी को, जिसको हम लोग ग्रे बॉडी बोलते हैं, उसके लिए रहेगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट दैट द मैक्सिमम रेट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी और हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर एमिटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस या सरफेस एरिया। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, पर ये वीडियो आप लोगों को बहुत लंबा लगा है। मैं यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे आप लोगों के लिए एसएससी जेई के क्वेश्चंस नहीं लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को अगले वीडियो के लिए संडे के लिए वेट करना है कि एसएससी जेई के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिले। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। यू शुड लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।